दफा, हर रोग दफा। फेस वॉश ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देहरादून में संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वितरित की छात्रवृत्ति। संस्कृत वार्ता पत्रिका का विमोचन। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले आईटीबीपी महानिदेशक शत्रुजीत कपूर। सीएम आवास पर की शिष्टाचार भेंट। सीमाओं की सुरक्षा और विकास पर की चर्चा। विराट हिंदू सम्मेलन का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मेलन में लिया हिस्सा। कहा, कार्यक्रम सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक है। कोटद्वार में स्वच्छता अभियान जारी। विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी ने किया श्रमदान। खोह नदी किनारे सफाई अभियान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम रावण। की शुरुआत करते हैं। देहरादून में विराट हिंदू सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कुछ लोग उत्तराखंड में किराए पर रहकर अपनी असली पहचान छुपा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नाम बदलकर रह रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि माताओं और बहनों को इस मामले में सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही कहा कि बच्चों को सही शिक्षा और जागरूकता देना जरूरी है, तभी समाज आगे बढ़ सकता है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। उत्तराखंड प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री हैं। आपने अपनी राजनीति प्रकार के उदाहरण यहाँ से दिए गए कि छोटा छोटा मकान किराए में ले लेना, अपनी पहचान छुपा लेना, हाथ में ऐसे कलेवा भी पहन लेना है, तमाम तरह से नाम भी ऐसे बदल देना कि किसी का नाम मुन्ना रख देना, किसी का नाम टुन्ना रख देना, किसी का नाम कुछ और रख देना और पूरा नाम नहीं बताना। हमारी मातृशक्ति को, माताओं बहनों को भी निश्चित रूप से इस दिशा में बहुत गहन ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज तभी हमारा आगे बढ़ सकता है, हमारा समाज तभी संस्कृत हो सकता है, शिक्षित हो सकता है, जब हमारी मातृशक्ति अपने आने वाली पीढ़ी को सही प्रकार से दीक्षित करने का काम करे। भारतीय संस्कृति, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा, सभ्यता। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज अपने आशीर्वचनों से हमें संबोधित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। उनका स्वागत करें। राज्य स्तरीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने अनेकों पदक प्राप्त किए हैं। स्वागत करें। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है। पुष्कर सिंह धामी जी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कार्यालयों और कार्यस्थलों पर अधिकारी, कर्मचारियों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव को विस्तृत एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि यह निर्णय मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड अधिकारी कर्मी शिक्षा मोर्चा के पदाधिकारियों से मुलाकात के दौरान लिया गया है, जिसमें 21 फरवरी को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में हुई घटना समेत हॉल की अन्य सुरक्षा घटना पर चर्चा हुई। कांग्रेस मुख्य आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। 9 से 13 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। गैरसैंण में पेश होगा 2026-27 का बजट। बजट सत्र को लेकर सियासी बयानबाजी हुई शुरू। चंपावत में खड़ली महोत्सव का शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली किया उद्घाटन। लोक संस्कृति संरक्षण का दोहराया संकल्प। देहरादून में 2027 चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी। बीजेपी को दोबारा जीत का भरोसा, स्थिर सरकार पर बोले प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार। अल्मोड़ा में एनएच 109 के डेंजर जोन का राज्य मंत्री अजय टम्टा ने किया निरीक्षण। अधिकारियों को काम में तेजी लाने के दिए निर्देश।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम की शुरुआत करते हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्वास प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर दर्जा राज्य मंत्री शंकर कोरंगा ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की चर्चा की है। 19 मार्च से 31 मार्च तक विशेष कैंप आयोजित कर पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। कोरंगा ने कहा है कि रेलवे विस्तार क्षेत्र में विकास, व्यापार और पर्यटन की मजबूती देगा और सरकार प्रभावित लोगों के हितों का ध्यान रखेगी। ऐसा है, इसमें लगातार सुनवाई चल रही थी और माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय ने जो भी उसमें फैसला दिया है, उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि जो ये जमीन है ये राज्य की जमीन है और जमीन का इस्तेमाल कैसे करना है यह तय करना राज्य सरकार का काम है। और यहाँ पर सेना का एक क्षेत्र भी, हब भी है और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के भी सामरिक दृष्टिकोण से भी एक अति महत्वपूर्ण फैसला है। कोर्ट ने 18 उसके बाद, क्योंकि अब उसकी जांच भी होनी है जो लोग उसमें रह रहे हैं, क्योंकि रेलवे की ओर से ये भी कहा गया उसमें कि भाई जो ये परिवार है उनका स्टेट की जो लीगल कमेटी है हाईकोर्ट की, उस कमेटी के तहत पीएम आवास योजना के अंतर्गत आने वाले जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया का निर्धारण भी होगा। कालाढूंगी विधायक और पूर्व मंत्री वंशीधर भगत ने साफ किया है कि वे अभी रिटायर्ड नहीं हैं और एक और टर्म जरूर लेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी उन्हें मौका नहीं देती तो उनके बेटे विकास भगत को चुनाव लड़ना चाहिए। उनका यह बयान बीजेपी के भीतर बढ़ती सियासी प्रतिस्पर्धा के बीच आया है। भगत परिवार की राजनीतिक विरासत को बनाए रखने के इरादे का संकेत साफ दिखाई दे रहा है। अब सबकी नजरें पार्टी नेतृत्व के फैसले पर टिकी है कि हर अनुभव पर दांव लगाएगी या नई पीढ़ी को मौका देगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कौन क्या कर रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सब करे। लेकिन मैंने ये कहा था कि अभी मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ, लेकिन अब पार्टी रिटायर कर देगी तो मैं क्या करूंगा। तो ये अपने मन की बात है कि मैं रिटायर हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि अभी एक आध टर्म तो हमारा चलेगा ही चलेगा। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि मेरा पुत्र जो है पूरी ताकत से लगा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि उसको टिकट मिले। तो बाकी निर्णय तो पार्टी का है ना, पार्टी जो निर्णय लेगी उस पर हम चलेंगे। देहरादून में शिक्षा निदेशालय में हुई विवादित घटना के बाद रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ में सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक ने बताया कि वे स्वर्गीय पदम सिंह रावत द्वारा दी गई भूमि को उनके नाम पर करने के संबंध में शिक्षा निदेशालय गए थे, जहां बातचीत के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। उन्होंने कहा कि जाने अनजाने में घटना घटी जिसके लिए उन्हें गहरा दुख है और वे संबंधित पक्षों से माफी मांगते हैं। विधायक ने कहा कि वे भविष्य में ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो पूरा ध्यान रखेंगे और इस घटना का राजनीतिकरण न होने देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षक संगठनों का आभार व्यक्त किया है। जनहित के तमाम मुद्दे थे, 32 मुद्दों पर चर्चा हुई और जनहित के चर्चा के साथ साथ बजट को लेकर भी बातें हुई। बजट माननीय कैबिनेट, जी हाँ, माननीय कैबिनेट ने बजट को अप्रूव किया और माननीय मुख्यमंत्री को उसमें कोई संशोधन होगा तो मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। साथियों, 21 तारीख एक दुखद घटना हुई। मैं रायपुर में 2012 से लगातार विधायक, मेरे क्षेत्र की जनता, मैं तो केवल एक शरीर हूं, मेरे दिल की धड़कन, मेरी आत्मा सब रायपुर क्षेत्र की जनता है और उनके लिए मैं 2012 से लगातार विकास का काम करता हूं। इसीलिए हर वर्ष जब भी चुनाव होता है एक रिकॉर्ड रायपुर की जनता बनाती है। तो सुनो, वैसा तभी तो खड़े किधर भाई।
हल्द्वानी में बीजेपी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दर्जनों लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में विभिन्न सामाजिक संगठनों और अन्य दलों से जुड़े लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों और बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर लोग लगातार पार्टी में जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का संगठन लगातार मजबूत हो रहा है और आने वाले समय में यह सदस्यता अभियान और तेज होगा। निर्वाचित जनप्रतिनिधि हों, विभिन्न पदों पर रहने वाले कार्यकर्ता हों, वो हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं और हम उन सबका स्वागत कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी बड़ी संख्या में दूसरे दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में आए। आज भी हमने सबके लिए दरवाजे खोले हैं और यह अभियान अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में जब परिवार में लोग जुड़ते हैं तो उसका लाभ पार्टी को मिलता है। और आज हल्द्वानी के अंदर अनेकों ब्लॉक प्रमुखों ने भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ली है, जिला पंचायत निर्वाचित सदस्यों ने ली है, बीडीसी मेंबरों ने ली है और कुछ और दलों के कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ली है। मैंने उन सबका स्वागत किया है और यह गति हमारी लगातार बढ़ने वाली है। आज 2 जिलों का था, बाकी जिलों के कार्यक्रम भी समय पर हम घोषित करने वाले हैं। इसी प्रकार का कार्यक्रम अपने गढ़वाल मंडल में भी 27 तारीख को होगा। उस दिन भी बड़ी संख्या में दूसरे दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून के गांधी पार्क में इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ 1 घंटे का मौन उपवास रखा और प्रदेश की मलिन बस्तियों में निवास कर रहे हैं लोगों को मालिकाना हक दिलाने की मांग की है। वहीं रावत ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने पहले इस संबंध में कई निर्णय लिए थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे आगे बढ़ाने की कोई पहल नहीं की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार इन बस्तियों को उजाड़ने की कोशिश कर रही है, जो गलत है। ये अभी मैं रखूंगा 1 घंटे का मौन व्रत, बाकी लोग जो है धरने पर हैं। ये इंडिया गठबंधन के साथियों और कुछ जो हमारे संघर्ष के संगठन हैं, उन्होंने इस राज्य के अंदर कुछ ऐसी समस्याएं उठ करके खड़ी हुई हैं जिन समस्याओं के कारण लाखों लोगों के सामने अपने छत बचाने का, अपने परिवार को बचाने का, अपनी जिंदगी भर की कमाई और श्रम को बचाने का प्रश्न पैदा हो गया है। देहरादून में उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली है। 4 धाम यात्रा 2025 के अभिनव ट्रैफिक कंट्रोल मॉडल के लिए एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह का चयन प्रतिष्ठित स्कॉच ग्रुप के स्कॉच अवार्ड हेतु हुआ है। यह सम्मान 28 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 106वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में दिया जाएगा। उनके नेतृत्व में लागू रियल टाइम मॉनिटरिंग और स्मार्ट रूट डाइवर्जन से 4 धाम यात्रा के दौरान जाम में कमी आई है। पुलिस महानिदेशक समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरी टीम को बधाई दी है। देहरादून में होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। त्योहारों से पहले अधिकारियों की बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रणनीति तैयार की गई है। साथ ही सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं कानून व्यवस्था से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। संवेदनशील क्षेत्र पुलिस बल तैनात किया जाएगा और लगातार गश्त की जाएगी। शराब पीकर वाहन चलाने और हुड़दंग करने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी। होली के त्यौहार को लेके सभी थाना प्रभारियों को, अधिकारियों को ऑलरेडी ब्रीफ किया जा चुका है। किसी प्रकार की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो। त्यौहार को बहुत ही शांतिपूर्वक और अच्छे उल्लास के साथ मनाया जाए, इसको लेके देहरादून पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। और उसमें जो भी उत्तराखंड में प्री एसआईआर का लगभग 82% कार्य पूरा हो चुका है और अप्रैल से मुख्य एसआईआर शुरू किया जाएगा, जिस पर जानकारी देते हुए सहायक निर्वाचन अधिकारी मस्तूदास ने बताया है कि सभी मतदाताओं को निर्धारित फॉर्म भरकर 1 महीने के अंदर जमा करना होगा, जिसमें 2003 की मतदाता सूची के नाम, पिता या पति का नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर जैसी जानकारी मांगी जाएगी। हालांकि आधार देना अनिवार्य नहीं है। ये हाउस टू हाउस 1 महीने का काम कंप्लीट हो जाएगा, इनविटेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने का, उनको प्रॉपर वापस जमा करने का। उसके बाद फिर ड्राफ्ट एप्लीकेशन होगा
और ड्राफ्ट पब्लिकेशन में ये देख लिया जाएगा कि जिन लोगों का नाम लास्ट एसआईआर में जिनका नाम नहीं है, जिनका मैच नहीं कर रहा है। देहरादून में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन को तेज कर दिया गया है। आपको बता दें कि व्यापक सत्यापन अभियान उच्च स्तर की निगरानी में चल रहा है, जिसके तहत सभी थाना क्षेत्रों में किराएदारों की बाहरी मजदूरों और होटल रेस्टोरेंट कर्मचारियों का सत्यापन किया जा रहा है, जिस पर जानकारी देते हुए पुलिस का कहना है कि इससे कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। ऑपरेशन क्रैकडाउन एक माननीय डीजीपी महोदय द्वारा एक विस्तृत अभियान देहरादून पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है, जो सभी थानों में सर्कल अफसर के स्तर पर उसको चलाया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग एसपी सिटी और एसपी ग्रामीण स्तर पर की जा रही है और मेरे स्तर पर भी प्रत्येक वीक इसमें इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और इसमें जो विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले किराएदार, विभिन्न जो कार्य करने वाले हमारे वर्कर्स हैं, जो होटल या रेस्टोरेंट में कार्य करने वाले लोग हैं और जो काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं। गदरपुर के भाखड़ा रेंज क्षेत्र में जलोनी लड़कियों को लेकर ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। तराई केंद्र वन प्रभाग रुद्रपुर के अंतर्गत प्लांटेशन सफाई से निकलने वाली सड़ी गली लकड़ियां इस बार ग्रामीणों को नहीं मिलने से नाराजगी बढ़ी है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि लकड़ियां स्थानीय लोगों को देने के बजाय माफियाओं में बेची जा रही है। इसी मुद्दे पर रेंज अधिकारी का घेराव किया गया है। हालांकि रेंज अधिकारी नवीन रौतेला ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि नियमानुसार ही ग्रामीणों को लकड़ी उपलब्ध कराई जाएगी। जंगल के सटीक अपने यहाँ पर पड़ोस में पहला हमने रखा है कि हमको भी प्राथमिकता दीजिए, हमारे गांव के लोगों को भी। पहले भी पूर्व हमने कई बार रंजन साहब से कहा था, तो हमें यही आश्वासन मिला कि पिकअप लेके ही आप यहाँ जंगल पर आएंगे। जिससे कि आज हम मौके पर आए तो हमने बड़ी बड़ी ट्रालियाँ यहाँ पर देखी ना, इसलिए हमने रंजन साहब से अनुरोध किया है कि इस नीचे जंगल में हमें पता चला कि ट्रालियों से लकड़ियां दी जा रही हैं, क्योंकि हमने भी कुछ समय पहले हमारे भी गांव में शादी ब्याह और अन्य चीजों के लिए लकड़ी मांगी, तो हमसे कहा गया पिकअप से ले जाओ। तो हमें आज पता चला कि वहाँ तो जंगल में बहुत ट्रालियां आई हुई हैं। तो हमने देखा, तो आज रेंज साहब आए थे मौके में, उन्होंने देखा। ये हम लोग भाखड़ा रेंज में यहाँ प्लॉट नंबर 96 के आसपास भी हैं। ये बंदिंग का प्लॉट था। बंदिंग में से कटान करने के बाद जो बचा हुआ सोख्ता होता है, जो पलवा होता है, जो बंदिंग नहीं ले जाती है, उसको निकटते गाँव वासियों को देते रहे हैं। पहले भी दिया, अब भी दे रहे हैं। इस बीच भी दिया गया था, कल भी दिया गया था। और उनमें से कुछ लोग गांव के थे, उनमें से कुछ लोग बाहर के रहे होंगे, मैं जानता नहीं हूँ, कोई वहाँ नहीं रहे, लेकिन वो आए थे, ले गए लकड़ी। तो गाँव लोग लगा कि बाहर के लोग ज्यादा हैं, जबकि थे वो गाँव के आसपास बड़ा गाँव है, बहुत बड़ी यहाँ ग्राम सभाएं हैं, बहुत ज्यादा हमारा हकूक जो बनता है, हमारे मेरी रेंज का हक जो है बहुत अधिक गाँवों में भी है। लामाचौड़ में भी, ऊपर नॉर्थ दिशा में भी है, दक्षिण दिशा में भी है, काफी गाँव जो है मेरे। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा हर रोग दफा, एक जगह। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके अलावा हिंदू संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख का खास महत्व है। कहते हैं मोर के पंखों में देवी देवताओं और 9 ग्रहों का वास होता है। ज्योतिष के मुताबिक घर में विधिवत तरीके से मोर पंख स्थापित करने से सारे दुख दर्द और घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगे मोर पंख हमें ये भी सीख देते हैं कि हमारा जीवन भी इसी तरह के रंगों से भरा पड़ा है, कभी खुशी के रंग तो कभी गम के रंग। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि भगवान राम पर एक मोर ने कर्ज चढ़ा दिया था, जिसे उन्होंने अगले जन्म में उतारा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है वनवास के दौरान माता सीता को पानी की प्यास लगी। राम जी ने चारों ओर इधर उधर देखा, उन्हें दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। उन्होंने जंगल देवता से प्रार्थना की और कहा कि हे जंगल देवता, हमें पानी की ओर जाने का रास्ता बताइए। थोड़ी देर में एक मोर आया और उसने राम जी से कहा, प्रभु चलिए, मैं जलाशय तक आपका मार्गदर्शक बन जाता हूँ, लेकिन रास्ते में कोई भूल चूक होने की संभावना है। राम जी ने पूछा, वो क्यों? मोर ने कहा, प्रभु मैं तो उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए, ऐसे में आप रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए मैं रास्ते के बीच बीच में अपना एयर मोर पंख निशानी के लिए छोड़ता जाऊंगा। उसका पीछा करते करते आप जलाशय तक पहुंच जाएंगे।
दोस्तों, सच बात यह है कि मोर के पंख एक विशेष समय और एक खास मौसम में ही बिखरते हैं। अगर वो अपनी इच्छा के विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और वही इस मोर का भी हुआ। आखिर में जब मोर अंतिम सांस ले रहा था तो वो कहता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जो सारी दुनिया की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई। इस पर श्री राम ने मोर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मोर पंख बिखेर कर मुझ पर जो कर्ज चढ़ाया है, मैं उस कर्ज को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। उसके बाद अगले जन्म में भगवान राम ने कृष्ण का अवतार लिया और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया। आप भी मोर में प्रभु राम और श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं और साक्षात मोर पंख को अपने मंदिर में सजाकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं पिछले हफ्ते जयपुर जिस स्थान पर गया, वहां कम से कम 200 मोर थे, जिनके साथ रहने का आनंद और सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए सारी जानकारी एकत्र करके आपसे साझा की है। आप भी जब कभी मोर को देखें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर ये अनुभव कर सकते हैं कि आप भी साक्षात कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं। सच में ये मोर पंख इतना भी सुंदर ना होता, कृष्ण, अगर ये तेरे सिर पर ना सजा होता। नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पौड़ी गढ़वाल के सतपुली बिलखेत क्षेत्र में 26 से 28 फरवरी तक आयोजित नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल 2026 से पहले ट्रायल जारी है। सुरक्षा व्यवस्थाएं, तकनीकी उपकरणों और प्रतिभागियों की सुविधा की गहन जांच की जा रही है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि महोत्सव में पैराग्लाइडिंग, पैरा मॉनिटरिंग और हॉट एयर बलून जैसी गतिविधियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इसमें जो हमारा नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल है, ये 26 से 28 तारीख तक बिलखेत में, जो सतपुली के पास है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और उसमें कई प्रकार की हमारे जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, जैसे कयाकिंग है, एंगलिंग है, इसमें पैराग्लाइडिंग भी है, पैरा मोटरिंग, हॉट एयर बलून आदि ये सारी जो चीज़ें हैं ये तो इनफैक्ट लोगों के लिए भी रहेंगी, जो आम जनता वहाँ पे आ रहे हैं। इनफैक्ट टैंडम पैराग्लाइडिंग भी उनके लिए अवेलेबल रहेगी। तो हम लोगों का इसमें यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ और वो केवल दर्शक बन के ना आए, रादर वो इसको एक्सपीरियंस भी करें। एडवेंचर जो स्पोर्ट्स हैं वो खुद भी उसमें प्रतिभाग कर सकें। और इसके लिए ये सारी चीज़ें, हॉट एयर बलून, पैराग्लाइडिंग और पैरा मोटरिंग और साथ में एक एडवेंचर जोन, ये 4 एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि स्पेशली वहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए रखी गई हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो लोकल हैं और बाहर से भी कई लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, उनके लिए 4 कॉम्पिटिशन्स होंगे, जिसमें पैराग्लाइडिंग, कयाकिंग, एंगलिंग और एमटीबी बाइक रेसिंग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में प्रस्तावित कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के लिए भारत सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए की धनराशि जारी किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। बता दें कि इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह भारत की सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। देखिए, जैसा कि अगले वर्ष और भी नए वर्ष के पूर्वार्ध में ही कुंभ का आयोजन किया जाना हरिद्वार में, उसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी लगातार उसकी समीक्षा की जा रही है अधिकारियों के साथ। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से वहाँ पर एक बहुत ही व्यापक स्तर पर और दिव्य कुंभ के आयोजन के निर्देश दिए गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जो माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे, सहयोग के लिए भी और मार्गदर्शन भी लिया था कि किस तरह से आयोजित किया जाए। उसमें प्रथम किस्त के रूप में केंद्र सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की। हमने कहा राज्य सरकार की निधि से और वित्तीय स्वीकृति के बाद प्रारंभ कर दिए गए हैं।
उधम सिंह नगर जिले के एडीएम पंकज उपाध्याय ने खटीमा तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया है, जिसमें एसडीएम कार्यालय, न्यायालय कक्ष, रजिस्ट्रार कानूनगो कक्ष, ई डिस्ट्रिक्ट कक्ष, आर के कार्यालय, रिकॉर्ड रूम, पूर्ति अधिकारी कार्यालय सहित सार्वजनिक शौचालय और पेयजल व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। जिसके बाद मीडिया से बातचीत में एडीएम उपाध्याय ने कहा कि निरीक्षण के दौरान उन्हें तहसील के विभिन्न कक्षों में कुछ कमियां मिली, जिन्हें बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम के अनुसार आज जिलाधिकारी कार्यालय खटीमा और तहसील खटीमा का मेरा निरीक्षण किया जाना था। अभी मैंने सामान्य निरीक्षण किया है, अभी अभिलेखों का निरीक्षण करना बाकी है। सामान्य निरीक्षण में यह तथ्य स्पष्ट है कि बिल्डिंग में कुछ काफ़ी मरम्मत करने का काम कराने की आवश्यकता है। कुछ जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उसमें भी मरम्मत कराने की आवश्यकता है। और एसडीएम साहब ने मुझे बताया कि इसमें बजट सेंक्शन हो चुका है और अभी जल्द ही इसमें कार्य प्रारंभ हो जाएगा। निश्चित तौर पर कार्यालय का जो बिल्डिंग है वो सही होनी चाहिए, सही हालत होनी चाहिए। इससे अभिलेखों का रखरखाव अच्छी तरीके से होता है और कार्मिकों को सही तरीके से बैठकर कार्य करने में आसानी होती है। केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस सिलसिले में जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने तिलवाड़ा बाजार क्षेत्र का निरीक्षण किया और राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे कार्यों और अतिक्रमण हटाने की स्थिति का जायजा लिया। बता दें कि इस दौरान डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अधिग्रहित भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज मेरे द्वारा तिलवाड़ा मार्केट क्षेत्र में एक निरीक्षण किया गया। वहाँ पर एनएच का कार्य भी अभी गतिमान है। मेन जो कार्य है वो ये है कि जो अधिग्रहण हो चुके हैं, जिनको मुआवजा दिया जा चुका है, उनके द्वारा अभी अगर अपना भवन नहीं हटाया गया है या भवन तोड़ लिया गया है और उसका मलबा पड़ा हुआ है तो उसको हटाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि हम उसको हटा लेंगे तो आगामी यात्रा में हमको काफ़ी जगह सड़क चौड़ी मिल जाएगी, जहाँ पर हम पार्किंग की व्यवस्था और वाहनों के आवागमन में भी काफ़ी मदद मिलेगी। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर बदल गया है, जहां पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बादलों का डेरा है और कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई है। बता दें कि बीते दिनों बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब सहित ऊंची चोटियों पर हिमपात शुरू हुआ, जबकि देहरादून समेत निचले इलाकों में हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आई, जिसके चलते केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में भी बादल छाए रहे। कुछ स्थानों पर बर्फबारी भी देखी गई। देखिए, जो सिस्टम है वो थोड़ा सा अभी जो सर्कुलेशन पैटर्न था उसमें तो थोड़ा सा शिफ्टिंग हुई है और थोड़ा सा वीक भी पड़ गया सिस्टम। तो कल तो हमारे को उत्तरकाशी जो है चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर में जो है कुछ काफ़ी जगह पर हमारे को बारिश, हल्की बारिश देखने को मिली है। और एक आध जगह पे बाकी और भी जैसे मसूरी और नरेंद्र वाले एरिया में भी और देहरादून के कुछ और उत्तरकाशी कुछ और निचले इलाकों में भी बूंदाबांदी देखने को मिली है। तो इसी तरह का सीन आज भी जो है, इसी तरह की परिस्थिति आज भी बनी हुई है। तो अभी हल्का, हालांकि वीक हो गया सिस्टम, वीक हो रहा है सिस्टम, तो ये जो है आज ऐसे देखने को हमको मिल सकता है। खासतौर से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हल्की से बहुत हल्की बारिश या बर्फबारी जो लगभग 3500-3400 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिल सकती है। और यही स्थिति अब फिर से जो है 27-28 तारीख को भी ऐसे ही सिमिलर जो है परिस्थिति बनने वाली है। तो उसमें भी हमारे को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है बारिश, हल्की से बहुत हल्की बारिश देखने को मिल सकती है कुछ स्थानों पे। और जो है लगभग 3400-3500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में हमारे को बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मैदान क्षेत्रों की बात कीजिए, मैदान क्षेत्रों में क्या स्थिति है? फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।